द अर्लीस्ट बुक्स नोन, और ये आता है फ्रॉम चाइना। जब मॉडर्न प्रिंट आया है तो शंघाई 19th सेंचुरी में चाइना का प्रिंटिंग कैपिटल बन चुका था। यहाँ से मार्टिन ल्यूथर का प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेम के खिलाफ होगा तो उनको वो सीधे लॉक कर देंगे और वो बैन कर दिया जाएगा न्यूज़पेपर। Hi everybody, this is Arima Chaturvedi, your social science educator only on Drishti School। चलिए, तो आज का हमारा टारगेट है प्रिंट कल्चर कुछ ही मिनटों में खत्म करने का। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। चैप्टर हमारा शुरू होता है विद द अर्लीस्ट बुक्स नोन, और ये आता है फ्रॉम चाइना। चाइना में सबसे पहले हमें प्रिंट का एग्जाम्पल मिलता है 594 AD में, जहां पर हमें बताया जाता है कि ये प्रिंट जिस तरीके से होता था दैट वाज नथिंग बट ब्लॉक प्रिंटिंग। इससे फॉर्म होने वाली बुक्स को हम कहते थे अकॉर्डियन बुक्स। ये अकॉर्डियन बुक्स मेनली क्योंकि पेपर उस टाइम पर बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ करता था, तो पेपर को इस तरीके से फोल्ड करके और बीच में इसके स्यू किया जाता था ताकि हमारी बुक्स जो है वो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाएं। दोज वर अकॉर्डियन बुक्स। इसके बाद हमें चाइना के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के बारे में भी बताया जाता है, जहां पर ये अकॉर्डियन बुक्स यूज की जाती थी मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको इस सिस्टम में आना था। ये एक एग्जाम देकर ही आ सकते थे और उन एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज आपको इन्हीं बुक्स के थ्रू मिलती थी। Although it was under the imperial governance of China at that point of time। इसके बाद धीरे धीरे जब मॉडर्न प्रिंट आया है तो शंघाई 19th सेंचुरी में चाइना का प्रिंटिंग कैपिटल बन चुका था। The accordion book folded and stitched was a traditional Chinese format which we have already spoken about। Now, moving forward, we have some examples of print in Japan and print in Korea as well। These were the first few countries जहाँ पर print के बारे में हमें पता चला है, print technology के बारे में पता चला है। So now when we're talking about Japan, जापान की जो सबसे पुरानी बुक हमें मिली है that is in 868 AD, और इस बुक का नाम था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। ये बेसिकली आपको बताता था कि किस तरीके से मंक्स रहते हैं एक कम्युनिटी के अंदर। इसके अलावा हमें बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स मिले जापान में, जैसे कि पिक्चर्स, प्लेइंग कार्ड्स और टेक्सटाइल्स को भी ये लोग प्रिंट किया करते थे विद द सेम टेक्निक। इसके बाद एडो विच इज नाउ नोन एज टोक्यो, ये धीरे धीरे पब्लिशिंग का सेंटर बन गया इन जापान, सिमिलर टू व्हाट शंघाई वाज। टोक्यो में यानी कि एडो में एक बहुत ज्यादा कॉमन चीज ये भी नजर आती थी कि वहां पे अब जो पार्टीज हुआ करती थी, हाई टीज हुआ करती थी, वहां पर लोग अब कोई गेम्स की जगह या बातों की जगह बुक्स को पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते थे। फिर आता है हमारा सबसे पहला ब्रेक थ्रू इन द स्टोरी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें आते हैं जॉन ग्यूटेनबर्ग। जॉन ग्यूटेनबर्ग स्ट्रासबर्ग जर्मनी में रहा करते थे। इनके फादर एक एस्टेट के मालिक हुआ करते थे। 1430s में इन्होंने सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया और उसके बाद 1448 में आते आते इनकी जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी वो तैयार होके बन गई थी। इन्होंने सबसे पहली बुक जो प्रिंट करी दैट वाज बाइबल। इसकी 180 कॉपीज 3 साल में प्रिंट करी और उस टाइम के हिसाब से ये काफी फास्ट था। 1500 तक आते आते within 50 years printing presses were set up in most of the European countries। The shift from hand to mechanical printing is known as print revolution। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, प्रिंट रेवोल्यूशन कह देते हैं। आगे चलेंगे और देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इम्पैक्ट ये हुआ कि बुक्स बहुत सस्ती हो गई, एक्सेसिबल हो गई। जितनी डिमांड नहीं हो रही थी उससे ज्यादा बुक्स हमारी मार्केट में आ रही थी, तो बुक सस्ती भी हो गई और बहुत आसानी से लोग एक्सेस भी करने लगे। न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड। अभी तक वो लोग जो पब्लिक स्क्वायर्स में बैठकर कहानियां सुना करते थे, नाउ दे वर एबल टू रीड दोज बुक्स एज वेल। ऑल्दो नॉट एवरीबडी वाज लिटरेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, पर उन्होंने कोशिश करी और कोशिश करते करते धीरे धीरे जो हमारी लिसनिंग कम्युनिटी थी अब किस में चेंज हो रही थी, वो रीडिंग कम्युनिटी में। रिड्यूस द पावर ऑफ रिलीजियस एंड लिटरेसी एलीट्स ओवर नॉलेज। मार्टिन ल्यूथर के बारे में आपको बताया गया है। एक बात जो आपको बहुत याद रखनी है वो ये है कि मार्टिन ल्यूथर एंड मार्टिन ल्यूथर किंग आर 2 डिफरेंट नेम्स। तो प्लीज डोंट please don't miss out the king here, है ना। So मिस आउट द किंग here।
तो मार्टिन ल्यूथर वाज द पर्सन जिन्होंने 95 थीसिस लिखी और इसको जाकर एक रोमन कैथलिक चर्च के सामने इसकी एक कॉपी छोड़कर उसके डोर पर आ चुके थे। यहाँ से मार्टिन ल्यूथर का प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हुआ, जब उन्होंने पहली बार न्यू टेस्टामेंट को अपने ही तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करी। ये इतनी सेल हुई कि एकदम से यूरोप में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आ गया। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज। अब लोगों के पास ये जो आइडियाज थे बहुत फ्रीक्वेंटली पहुंच रहे थे, उन्हें समझ आ रहा था कि लोग क्या चाहते हैं, क्या बातें होती हैं और किस तरीके से अलग अलग आइडियाज मार्केट में फैलने लगे थे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड ऑल्सो क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंट एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। किस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है? तो आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर, जैसे कि हम बार बार नाम लेते हैं, रोज़्यू, वोल्टेयर एंड लॉक, तो ये सारे जितने भी लोग थे, इनके आइडियाज पॉपुलराइज करने में सबसे बड़ा क्रेडिट इफ इट हैज टू गो टू प्रिंट, राइट। प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। अभी लोगों को पढ़ने की आदत पड़ गई थी, वो सुनते थे अलग अलग थॉट्स को, उसके अकॉर्डिंग अपना एक इंटरप्रिटेशन बनाते थे और फिर डिबेट किया करते थे। कार्टून्स, कैरिकेचर्स एंड पैम्पलेट्स मॉक द रॉयल्टी। अभी तक जहां पर रॉयल्टी को इतना इंपॉर्टेंट, इतना सिग्निफिकेंट माना गया था, वो धीरे धीरे कार्टून कैरेक्टर्स में सिग्निफाई की जा रही थी, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था इस तरीके से कि देश में अब इनकी जरूरत नहीं है, अब हम आगे चल सकते हैं। Historian Robert Darnton argued print did not directly cause the French Revolution but created conditions for it. If we look closely, ये चीजें क्या हैं? They are contributing to the French Revolution. They are not creating the French Revolution, right? So this is what it is. It can come in any form, यही क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट इज 19th सेंचुरी न्यू रीडर्स। अभी देखो बच्चे जो थे वो सबसे बड़े डिमांड में आ चुके थे, क्योंकि अभी ना अलग अलग डिनोमिनेशन के चर्च स्टेब्लिश हो रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने की, अपने अंडर लेने की, और इस वजह से बच्चे जो थे वो मेनली लिटरेट सोसाइटी का हिस्सा बन चुके थे। तो बच्चों को पसंद आती थी बहुत सारी फैबल टेल्स, बहुत सारी स्टोरीज, और इसी तरीके से हमारे ग्रिम ब्रदर्स ने फोक टेल्स को कंबाइन करके, यूरोपियन फोक टेल्स को कंबाइन करके जर्मनी में इनकी बुक पब्लिश करनी शुरू करी। नॉट जस्ट ग्रिम ब्रदर्स, मोस्टली पब्लिशर्स ने अब बच्चों को अपना मेन कस्टमर कंसिडर कर लिया था। वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट रीडर्स और राइटर्स बने, जैसे कि जेन ऑस्टन, जॉर्ज एलियट एंड ब्रॉन्ज सिस्टर्स। तो वर्कर्स की बात कर रहे थे हम लोग। वर्कर्स जो थे, इन्होंने, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो दे यूज्ड टू लेंड द बुक्स, और यहाँ पर शुरुआत हुई लेंडिंग लाइब्रेरीज की। इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया टोक्यो। फिर आती है चीप पेनी मैगजीन्स, जिसके लिए हम इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी, और दे यूज्ड टू कम, द पेडलर्स यूज्ड टू कम एंड डिस्ट्रीब्यूट दीज पेनी चैप बुक्स। ओके, एक पेनी की आती थी, चैप बुक छोटी सी हुआ करती थी, पॉकेट साइज, इसलिए द नेम। शिलिंग सीरीज वो बेसिकली पब्लिशर्स को पता चल गया था कि लोगों को वॉल्यूम्स में बहुत इंटरेस्ट है, एक वॉल्यूम खत्म होगा दूसरा वॉल्यूम आएगा, सो दे यूज टू वेट फॉर इट वेरी डेस्परेटली, और वही उनके लिए एक पूरा मार्केट क्रिएट कर रहा था। पर वो सारे लोग जो इतनी हार्ड कॉपीज नहीं खरीद सकते थे, उन्हीं सीरीज की सस्ती कॉपीज, चीप प्रिंट पब्लिश करना शुरू कर दिया, और इनको इन्होंने नाम दे दिया द शिलिंग सीरीज। और वैसे ही एक बुक, जैसे पेनी चैप बुक इंग्लैंड में फेमस थी, फ्रांस में इसको कहते थे ब्लियोलिथिक ब्लू, क्योंकि इसका कवर जो हुआ करता था फ्रंट का, वो ब्लू कलर का होता था। Innovations were steam powered press, offset printing, electrically operated presses further lowered the cost, और धीरे धीरे प्रिंट जो था वो और ज़्यादा रेवोल्यूशनराइज होता गया। इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है मैन्यूस्क्रिप्ट की, मैन्यूस्क्रिप्ट से प्रिंट की, और मैन्यूस्क्रिप्ट वाज दैट डेटा और वाज दैट राइटिंग जो कि हाथ से लिखी जाती थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारे यहाँ पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ऑल्दो दे वर वेरी फ्रेजाइल, एक्सपेंसिव, और वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग डिमांड को सस्टेन नहीं कर पा रही थी। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस आई गोवा में पोर्चुगीज के थ्रू, पोर्चुगीज मिशनरीज के थ्रू। उसके बाद जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780s में पहला न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया, दैट वाज वीकली न्यूज़पेपर, इसका नाम था बंगाल गैजेट। सिमिलर नेम से पहली मैगजीन भी पब्लिश हुई थी, और इस मैगजीन को पब्लिश किया गया था बाय गंगाधर भट्टाचार्य जी।
ठीक है, सेम नेम है, सेम सिमिलर सा ईयर है, ऑगस्टस हिकी की जो न्यूज़पेपर था उसको बंद कर दिया गया था, मैगजीन चलती रही थी। रिलीजियस रिफॉर्म्स, तो हमारे पास बहुत सारे डिटेल्स, डिबेट्स और डिस्कशंस होने लग गए थे अब थ्रू प्रिंट कल्चर। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राजा राम मोहन रॉय की संवाद कौमुदी, जहां पर वो लिखा करते थे कि किस तरीके से सोसाइटी में गलत चीजें हो रही हैं और इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सती अगेन। बट वहीं पे हमारी ऑर्थोडॉक्स हिंदू कम्युनिटी जो थी उन्होंने भी अपना खुद का पेपर पब्लिश करना शुरू किया और जो भी राजा राम मोहन रॉय कहते थे उसको डिबेट और डायलॉग के फॉर्म में वो वहां पर पब्लिश किया करते थे, उसके अगेंस्ट में जाकर। अब आता है हमारा सेंसरशिप। तो 1798 से पहले कॉलोनियल गवर्नमेंट को कोई बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं थी, बहुत थोड़े थोड़े रेगुलेशंस आए भी थे, बट वो मेनली किसके लिए आए थे, जेम्स ऑगस्टस हिकी के लिए, उनकी मैगजीन के, उनके न्यूज़पेपर के लिए। फिर हमारा आता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। इसमें मेनली हमारी जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया गया ये बोलकर कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है या कुछ भी ऐसा करता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेम के खिलाफ होगा तो उनको वो सीधे लॉक कर देंगे और वो बैन कर दिया जाएगा न्यूज़पेपर। ऑल्दो ऐसा सब लोगों ने माना नहीं, अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे पब्लिशिंग लिखते रहे, जैसे कि केसरी बाय बाल गंगाधर तिलक, है ना। ये मेनली मॉडल किया गया था आयरिश प्रेस लॉज के बिहाफ पे, जैसे वहां पे किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी किया गया था। डिस्पाइट रिप्रेशन नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ग्रू, सेंसरशिप इन फैक्ट प्रोवोक्ड ग्रेटर प्रोटेस्ट। ओके, so this is again a very important example of Kesari, and here we are. So please make sure that you're revising all the dates. The dates are very important. Print culture में French Revolution is very very important again. I guess that's all. एक बार ग्यूटेनबर्ग का प्रेस और आगे कैसे कैसे होता है, मार्टिन ल्यूथर, रिलीजियस रिफॉर्म्स कैसे आते हैं, मिनोकियो, इनकी स्टोरी जरूर पढ़ लेना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। सो थैंक यू सो मच। आई होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लासेस। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।